ये फ्रिक्शन का टॉपिक है एच सी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। तो इस टॉपिक का समरी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फ्रिक्शन एज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाया है कॉन्टैक्ट फोर्स F है और जो उसका एक नॉर्मल कंपोनेंट N है और पैरेलल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है F है। तो ये F यहाँ पे फ्रिक्शन है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एक्टिंग ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आएगा तभी जो है कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस पे, और ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये F जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, अगर सरफेस के द्वारा ब्लॉक पे है तो ब्लॉक के द्वारा सरफेस पे डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे कॉन्टैक्ट फोर्स को उसको बोलेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। कहता है फ्रिक्शन कैन ऑपरेट बिटवीन सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड फ्लूइड या फ्लूइड और फ्लूइड के बीच। जब फ्लूइड और फ्लूइड के बीच पे लगता है फ्रिक्शन फोर्स, जैसे वाटर के एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच रिवर में वाटर फ्लो में, तो उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है। कहता है व्हेन टू बॉडी स्लिप ओवर ईच अदर देन फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। जब दो ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन हो, जहाँ पे स्पीड हो, वेलोसिटी हो, तो वहाँ पे जो आपको फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन से। व्हेन टू बॉडी डू नॉट स्लिप, डू नॉट स्लिप, अगर दोनों बॉडी एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर रहे हैं उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है उसको हम किस तरह से देखेंगे? जो रिलेटिव स्लिपिंग जो होगा उसको अपोज करेगा। जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि सरफेस B है और ब्लॉक A है, तो B के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस में है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव x डायरेक्शन में। और उसी तरह से B जो है A पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा देगा? A जो है B पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा? इसके अपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। तो अगर आपको ये पता है कि B के द्वारा A पे फ्रिक्शन इधर है, तो A के द्वारा B पे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, सिंपली। कहता है कि डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी A स्लिपिंग अगेंस्ट अनदर बॉडी B अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। और मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फोर्स क्या हो, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? तो देख लेना दोनों के सरफेस के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा सबसे पहले उसको फाइंड आउट करना, और काइनेटिक फ्रिक्शन उसका प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जितना होगा उसका प्रोपोर्शनल। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो एक म्यू के करके कांस्टेंट आएगा, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एफ के इक्वल टू म्यू के एन, याद रखेंगे फार्मूला, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के एन। और इसी तरह से होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन। तो एक मिलता जुलता सिमिलर टॉपिक है, तो साथ में इसको याद रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सरफेस अगर दो ब्लॉक के बीच में, अगर सरफेस काफ़ी स्मूथ है तो वहाँ पे म्यू के लेस होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा। सरफेस रफ है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है कि दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या है, लेकिन ये कब तक? 10 मीटर पर सेकंड तक। 10 मीटर पर सेकंड से अगर ज़्यादा स्पीड हो गई तब जो है ये बदल सकता है। जैसे अगर ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के इक्वल टू 0.3 है और ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड अप है, तो ये 0.3 ही रहेगा। 4 मीटर पर सेकंड तब भी म्यू के क्या होगा? 0.3 ही रहेगा, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो एन ही रहेगा। तो एफ के इक्वल टू म्यू के एन, मतलब दोनों में से कोई चेंज नहीं होगा, चाहे स्पीड कितना भी ज़्यादा कम हो, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स रहेगा। और ये एक लिमिटेशन कब है? स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से कम तक। और अब आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन पे। तो ये आपको शुरू में बता दिया गया था कि दो ब्लॉक के बीच में, सरफेस या ब्लॉक के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, स्पीड वेलोसिटी 0 है,
तभी जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, तो इनका जो नेचर, एक टेंडेंसी जो होगा मोशन का, उसको अपोज करने के लिए। अगर इस ब्लॉक को आप 1 न्यूटन फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं और ये ब्लॉक नहीं पुल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इस पर सिर्फ यही लग रहा है, क्योंकि जब इसकी अब एफबीडी बनाएंगे तो क्या होगा, हमें ये नहीं पता इस पर फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं। तो ये ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये mg। तो इसके कारण इस ब्लॉक का मोशन होना चाहिए। तो ब्लॉक का मोशन नहीं है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लग रहा है जो इसको अपोज कर रहा है, और वही है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का इतना क्या वैल्यू होगा, 1 न्यूटन। फिर हमने 2 न्यूटन फोर्स कर दिया, तब भी अगर ये रेस्ट में है, इसका मतलब एफ एस बढ़कर कितना हो गया, 2 न्यूटन। तो इसलिए सेल्फ एडजस्टेबल भी हम इसको बोलते हैं। कहता है द फ्रिक्शन इन सच केस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट स्लाइडिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स, जैसा मैंने बताया 1 न्यूटन 2 न्यूटन इस तरह से। लेकिन अगर आप 4 न्यूटन कर दिए और इसका मोशन हो गया, इसमें वेलोसिटी आ गई, तो इसका मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन अब खत्म हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया। तो कहता है कि इट मेंटेन्स रिलेटिव रेस्ट बिटवीन टू सरफेस, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि जब फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो कभी ना कभी वो मोशन स्टार्ट कर देगा। तो जस्ट जिस फोर्स के जिस वैल्यू पे वो मोशन स्टार्ट करेगा उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ा सकता। तो उसका फार्मूला भी म्यू एस एन है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आपको पता होना चाहिए, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो म्यू एस है वो बड़ा होता है म्यू के से। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से बड़ा होता है। म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होगा, और एफ मैक्स क्या होगा, म्यू एस एन। फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसमें देखिए कि आपने बी ब्लॉक पे फोर्स लगाया, तो बी का मोशन जो है इस डायरेक्शन में हो गया, वेलोसिटी इसको मिल गई। अब बी के रिस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है, पीछे की तरफ, क्योंकि इस पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, हमें ये भी नहीं पता है फ्रिक्शन किधर लग रहा है। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ हो तो बी ब्लॉक आगे जाएगा, तो बी के रिस्पेक्ट में ए किधर जाएगा, पीछे। इसका मतलब बी जो है ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, आगे। तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। अब देखते हैं बी पे, बी ब्लॉक पे, तो बी ब्लॉक का mg डाउनवर्ड फोर्स, बी ब्लॉक पे ये नीचे का सरफेस लगाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, और ऊपर में वाला भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा n एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। और अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो है ए ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, क्योंकि थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो बी अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए भी होगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका अपोजिट। तो देख लीजिए, इस पर फ्रिक्शन पॉजिटिव एक्स में है, तो इस पर फ्रिक्शन नेगेटिव एक्स में है, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। इस तरह से हम फ्रिक्शन पता करते हैं। फिर देखिए सरफेस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो सरफेस पे जो है फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा, ब्लॉक बी लगाएगा, और बी ब्लॉक किधर लगा देगा, इस पर फ्रिक्शन आगे की ओर। तो ब्लॉक ए का अगर फॉरवर्ड मोशन होगा तो किसके कारण होगा, फ्रिक्शन के कारण, जो कि बी अप्लाई करेगा। तो इस तरह से आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं। लॉ ऑफ फ्रिक्शन जो अब तक पढ़ा उसी को एक लॉ के रूप में बताया है, इसमें 4 लॉ है, 1 2 3 4। फर्स्ट लॉ क्या है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या होगा, म्यू के एन। और दूसरा क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द बॉडी अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी अप्लाइंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। और तीसरा है कि जो नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या होगा, म्यू एस एन। और म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन क्या होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो स्लिपिंग है दो बॉडी के बीच में, उसको क्या करेगा, नो स्लिपिंग कंडीशन को इंश्योर करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स एफ के और एफ एस डो नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज लॉन्ग एज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज सेम। दो, अब यहाँ पे एरिया बड़ा अगर आप ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अगर दोनों में बराबर है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस में कोई चेंज नहीं आएगा।
और फ्रिक्शन फोर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा जब तक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स चेंज ना हो जाए। अब कहते हैं एटॉमिक लेवल पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे अप्लाई होता है। तो आप कोई भी कितना भी स्मूथ सरफेस ले लें, उसका जो सरफेस है वो इरेगुलर शेप का होता ही है, और इस पे जब दो सरफेस एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इरेगुलर शेप जो है, इरेगुलर जो सरफेस है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टच करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो वहाँ पे एक बॉन्ड बना लेते हैं। इसी बॉन्ड के कारण जब आप फिर पहले ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे मूव कराने के लिए तो वो मूव नहीं करेगा, दूसरे ब्लॉक पे भी लगाओगे तो वो मूव नहीं करेगा। ये बॉन्ड ही इसको आगे जाने से रोकता है, और इन बॉन्ड के कारण ही स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब आप काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फिर काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मोलिकुलर बॉन्ड होते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, यही फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं कोई भी एक बक्सा है बड़ा सा, इसको आप पुल नहीं कर सकते, ईजिली आप इसको नहीं खींच सकते हैं। इसमें दो छोटे छोटे आप रोलर लगा देंगे तो ईजिली पुल कर सकते हैं। रोलर में क्या होता है, फिक्स्ड पार्ट होता है बाहर का, रोटेटिंग पार्ट होता है अंदर का, और बॉल बेयरिंग होते हैं ये छोटे छोटे। ये बॉल बेयरिंग के कारण ही ईजिली पुल आउट होते हैं। और जब ये रोल करते हैं तो जो सरफेस है ग्राउंड सरफेस, तो यहाँ जो भी पॉइंट आएगा रोटेट करता हुआ, ये हमेशा यहाँ रेस्ट में आता है। तो ये रेस्ट में होने से फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग पाता, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम होती है, कुछ ना कुछ तो लगता ही है। और वो फ्रिक्शन फोर्स इन बॉल बेयरिंग के कारण रिड्यूस होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आगे की ओर मूव कर रहा है तो इस पे ओवरऑल पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन ये जो रोटेट करता है तो रोटेशन का देख लीजिए आर क्रॉस एफ। तो रोटेशन आर क्रॉस एफ होने का मतलब क्या है, ये फ्रिक्शन के कारण ही ये रोटेट भी करता है। तो ये आगे की ओर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे की ओर काम कर रहा है, ये वैल्यू बहुत कम होता है। यही रोलिंग फ्रिक्शन के रिस्पॉन्सिबल है। द व्हील डज नॉट स्लाइड ऑन द फ्लोर, rather it's roll on the floor. The surface at contact do not rub each other. The velocity of the point of contact of the wheel with respect to the floor remains zero all the time, although the center of the wheel moves forward. जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड में सबसे कम, काइनेटिक फ्रिक्शन का उससे ज़्यादा, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा। आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए ब्लॉक ऑफ मास m एंड इंक्लाइन प्लेन इज 0.3। एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं, ठीक है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है, इनके बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है दिया हुआ है, म्यू एस 0.3। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रेस्ट में है। तो इस पे लगने वाला आप जो सारे फोर्स को ड्रॉ कीजिए, तो वेट mg डाउनवर्ड, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इसका परपेंडिकुलर होगा कॉन्टैक्ट सरफेस का, इस सरफेस का n, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg sin थीटा। और इस कंपोनेंट के कारण ये जो ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक वर्टिकली डाउन में क्या होना चाहिए, ये इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड होना चाहिए, लेकिन रेस्ट के कंडीशन में है, डू नॉट स्लिप के कंडीशन में है। तो इस कंपोनेंट को कोई तो मैनेज कर रहा होगा, तो वो जो भी बैलेंस कर रहा होगा वो कौन होगा, फ्रिक्शन फोर्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब चूंकि डू नॉट स्लिप वाले कंडीशन में है तो इस डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस मानते हैं और इसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस। तो सिग्मा एफ एक्स इस डायरेक्शन में लगने वाला सारे फोर्स का रिजल्टेंट 0 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और वर्टिकली मतलब बाई डायरेक्शन में देखेंगे तो वहाँ भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और एक तीसरा जो हम फॉर्मूला एफ एस इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू एस एन। अब इन तीनों की मदद से हमें क्या पता करना है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगल थीटा पता करना है। तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लीजिए एफ एस बाई एन का वैल्यू, एफ एस बाई एन पता करें। तो एफ एस कितना है, एम जी साइन थीटा, एन का वैल्यू कितना है, एम जी कॉस थीटा।
अब एफ एस बाई एन यहाँ से देखेंगे तो एफ एस डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू कितना होगा, म्यू एस का वैल्यू दिया है 0.3, तो ये आपको आ गया म्यू एस मतलब 0.3 इज इक्वल टू, ये एम जी कैंसिल आउट, तो ये हो गया tan थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा का वैल्यू इनवर्स 0.3, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप एफबीडी बनाए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा में कहता है इफ द इंक्लाइन मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2, अब कहता है ये एंगल कितना हो गया भाई, थीटा बाई 2 हो गया, थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, तो जब एंगल कम हो गया तो ये एम जी जो साइन थीटा इसका वैल्यू कमेगा तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी कम जाएगा। रेस्ट में है इसका मतलब ये और ये हमेशा बराबर होगा, क्योंकि सेल्फ एडजस्टेबल है, एंगल कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा, एंगल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा जब तक कि रेस्ट में है। तो बी के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एम जी साइन, और यह थीटा कितना होगा, थीटा बाई 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आप कमेंट कीजिए हमारे इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।